ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया या किसी सरकारों ने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया है। अगर आज हम जूते कपड़े पहने हुए हैं तो ये कंपनियां कांग्रेस के समय में लगी हैं। ये जो आरोप लगाते हैं कि भाई कांग्रेस कर रही, कम्युनिस्ट कर रहे, माओवादी हैं, उग्रवादी हैं, अरे एक बच्चा इनका बॉर्डर पर खड़ा है तो एक बच्चा इनका खेत में खड़ा है। मोदी जी को मैं यही कहूँगा, आप देश के बहुत बड़े राजा हो, राजधानी पर राज कर रहे, देश पर राज कर रहे, इस गरीब किसान का, इस अन्नदाता का पता लें, इसकी वास्तविक स्थिति से अवगत हों। तो नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और तमाम वीडियो आपने देखे होंगे, तमाम न्यूज़ कवर आपने देखी होगी, लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक किसानों के साथ क्या क्या हुआ, कितनी इम्प्रूवमेंट आई, किसान पहले करता क्या था, कैसे उसने अपने आप को आज इस आधुनिक भारत में अपने आप को ढाला, किन किन समस्याओं का सामना करा, किन किन चीज़ों को लेकर वो परेशान रहा, आइए जानते हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं शामली से अशोक चौधरी जी मौजूद हैं, किसान नेता हैं, और आपको डीपली बताएंगे कि किस तरीके से किसान ने इतने संघर्षों के बाद अपने आप को आज इस आधुनिक भारत में सरवाइव कैसे कर रहा है। वो अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली को लेकर हों, चाहे वो सिंचाई को लेकर हों, चाहे वो खाद को लेकर हों, चाहे वो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे वो लगातार जूझ रहे हैं। अशोक चौधरी जी मेरे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे चौधरी साहब, अभी तक आज़ादी से लेकर अब तक किसानों ने क्या क्या सहा है। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप किसानों की बातों को लेकर यहां आए। और मैं अशोक चौधरी, शामली मेरा ज़िला है, हम किसान हैं और किसान परिवार में हमारा जन्म हुआ। वैसे तो मेरा ये मानना है कि किसान के यहाँ जन्म होना ही जो है संघर्षशील होना है, क्योंकि हमने जन्म होने के बाद जब हम छोटे से बड़े हुए तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि हरट चलते थे उस ज़माने में, जिससे पानी निकाला जाता था। हालांकि हमारे बुजुर्ग बताते थे कि उससे पहले ढेंकली होती थी। ढेंकली से जो है 1 बीघा खेत सुबह से शाम तक 4 आदमी लगते थे, उसमें बोक्के मारते थे। जब मुंजी की फसल या गेहूं की फसल या गन्ने की फसल में बहुत संघर्ष के बाद 1 या 2 बीघा खेत भरा जाता था। इसके बाद हरट लगे। हरट मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है, हम सुबह से शाम तक, जब हमारी उम्र 8-10 साल थी, तो 2 बैल जुड़ते थे उसमें, या ऊँटनी जोड़ी जाती थी, और उसमें 2 से 3 बीघे खेत को पूरे दिन में जो है पले की जाती थी। पलेवे के बाद फिर वो पले आती थी। साधन बहुत कम होते थे, कोई बैल से, कोई 1 बैल और झोटे से, कोई 2 बैलों से, कोई 4 बैलों से जोड़ के किसान जैसे जैसे जिसके पास ज़मीन थी उसी तरह के कुछ संसाधन होते थे हमारे पास। और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उस ज़मीन को बहुत ही मेहनत और संघर्ष के साथ, आप शायद कल्पना नहीं कर सकते कि घर में महिलाएं पशुओं को चारा करती थी, हाथ से जो गंडासे थे हाथ के, उनसे चारा कटता था। 5-7 भैंस रहती थी, क्योंकि खाद जो था वो ये आजकल का तो उपलब्ध नहीं था, तो उसको हम कुर्डी बोलते हैं, जो गोबर की खाद होती है, वो बहुत ज़रूरी थी, इसलिए पशु रखे जाते थे। अब 10-15 पशुओं का चारा बेचारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी दादी हर सारा दिन लगी रहती थी। हमारे बाबा जी, पिताजी हर गांव में जो है बड़ी मेहनत से। इसके बाद फिर थोड़ा सुधार होता आया। जब मंडी में फसल लेके जाते थे तो उस टाइम किसान का बहुत शोषण होता था, क्योंकि पैसा होता नहीं था। मान लिया कपड़े की ज़रूरत है तो भी सेठ जी को कहते थे, किसी सामान की ज़रूरत है तो भी सेठ जी से पैसे लेते थे। कम पढ़े लिखे लोग होते थे, अब सेठ जी पता नहीं क्या लिखते थे, और वो सारी ज़मीन एक तरह से चुपचाप वो अपनी गिरवी रख लेते थे। अगर हम आज़ादी के बाद का भारत देखते हैं तो उस समय क्या सिचुएशन थी किसानों की, और सरकार जो उस समय बनी थी तो उसने किसानों के लिए क्या क्या किया। देखिए, लंबे समय तक यहाँ कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस के शासन में ऐसा बताते हैं, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने तो मेरा ये मानना है, और स्वयं हमारी माताजी, हमारे पिताजी हर बताते थे कि अनाज भी बाहर देशों से आता था, यानी कि किसान की स्थिति भी दयनीय थी और फसल भी उतनी कम होती थी कि जितनी आबादी हमारे हिंदुस्तान की थी उसका अनाज से पूरा नहीं पड़ता था।
लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा है कि भाई 1 दिन तक उपवास रखेंगे 1 दिन का, और लोगों ने उनके कहने पर रखा भी। आज स्थिति ये है कि अच्छे बीज आए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया या किसी सरकारों ने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया है। अगर आज हम जूते कपड़े पहने हुए हैं तो ये कंपनियां कांग्रेस के समय में लगी हैं। किसानों ने बहुत मेहनत की, संघर्ष किया, साधन जुटाए, साधनों से ज़मीन एक लेवलिंग में आई, और लेवल होने के बाद ज़मीन उपजाऊ हुई। कुछ खाद आए, कुछ दवाइयाँ आई, फर्टिलाइज़र काफ़ी कुछ आया, पर उसकी कीमतें इतनी बढ़ गई कि फसल पर खर्चा जो है ज़्यादा आने लगा। जब फसल पर खर्चा आने लगा, क्योंकि पहले हम बैलों से खेती करते थे और घास वास सब किसान के यहाँ हो जाता था, दूध घर का होता था, हमें मकान का किराया नहीं देना होता था, हमारे पास जगह होती थी सब। आज स्थिति ये है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए और उन्होंने हमें बहुत कुछ बाहर से नया कुछ आया। आने से मतलब यही है कि हमें संसाधन प्राप्त हुए, संसाधनों से खेती उपजाऊ हुई, बीज अच्छे आए और उससे किसान का थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। मगर हम ये देख रहे जब से ये सरकार आई, एक बार ये 1977 में जनता पार्टी के नाम से आई थी। मैं उस टाइम मेरी उम्र होगी करीब 15-16 साल। मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है, होम मिनिस्टर हमारे गृह मंत्री जो बने थे वो चौधरी चरण सिंह जी बने थे, और मोरारजी देसाई जो गुजरात से थे प्राइम मिनिस्टर बने थे। गन्ने का रेट उस टाइम मील कुछ लग चुके थे और उनमें गन्ने का रेट 13.5-14 रुपये क्विंटल होता था। मगर पता नहीं क्या हुआ, 77 से 78-79 में गन्ने का रेट 2 से 3 रुपये क्विंटल आ गया। उससे किसान बहुत परेशान हुआ और चौधरी साहब ने उस दौरान गृह मंत्री पद से रिजाइन कर दिया। चौधरी साहब देश के प्राइम मिनिस्टर बने और गन्ने का रेट करीब 30 रुपये से स्टार्ट हुआ 79 में, यानी कि 2.5 रुपये से समाप्त होने के बाद एकदम 30 रुपये हुआ। ये तो सरकार ही बता सकती है, या उस मंत्रिमंडल में जो लोग थे या जो सचिव थे वही बता सकते हैं क्या कारण हुआ। और 30 रुपये से 40 रुपये तक पूरे सीजन गन्ने का रेट चला। आज हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गन्ने की खेती होती है, आप अगर वहाँ मकान बने हैं तो ज़्यादातर जो है 79 के चौधरी साहब के प्राइम मिनिस्टर होने के बाद बने। इससे पहले बताते हैं कि चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, उस टाइम भी गन्ने का रेट बहुत अच्छा था। मगर जब से ये सरकार आई उस टाइम से हम देख रहे हैं कि फसलों के जो दाम हैं वो 0.5% बढ़े। कारण क्या रहे होंगे चौधरी साहब? कारण तो देखो, चौधरी साहब तो किसान के गरीब के घर में पैदा हुए गांव में, वो किसान को समझते थे, उसकी स्थिति से वाकिफ थे कि किसान कितना संघर्ष करके अनाज पैदा करता है। मगर आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं या मिनिस्टर हैं, ये मुझे लगता है उधर से इन्होंने अपना सारा ध्यान हटा लिया किसानों से और ये पूंजीपतियों के साथ लग गए। और पूंजीपति तो देश में पहले से ही किसान को अपना व्यापार बढ़ाता रहा है और किसान को सस्ते रेट में सामान खरीदता रहा है। अब देखिए आप, ब्रेड का रेट 35-40 रुपये है, उसमें आधा किलो आटा लगता है। आधा किलो आटा ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का खर्चा उस पर आता होगा, क्योंकि MSP पे ये लोग खरीदते नहीं। ये तो 1200-1300 रुपये कुंटल गांव में जाते हैं। और गेहूं किसान की कैपेसिटी नहीं है वो कि अपना गेहूं दूसरे स्टेट में ले जाए या ट्रक भर के लोड करके उसको कहीं ले जाए, ऐसा नहीं था। किसान तो MSP पे गेहूं बेचता है, उससे कम माल लिया जाता है, बल्कि उसमें भी भ्रष्टाचारी है। जो अधिकारी को पैसे दे देता है उसकी ट्राली तुल जाती है, अदरवाइज इतनी लंबी लाइन लगवा देते हैं FCI वाले कि किसान का 3-3 दिन में नंबर आता है। दूसरे स्टेट में जाने नहीं देते गेहूं को, चला भी जाए, जैसे अब कह रहे हैं कि भाई अब किसान कहीं भी ले जाए। पहले भी ले जाते थे पैसे दे के थोड़े बहुत, ऐसा नहीं था, किसान कहीं भी ले जाता था, पर ले जा सकता था 10 से 20 से 50 किलोमीटर तक, उससे ज़्यादा कैपेसिटी किसान की नहीं है, आज भी नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि गेहूं का रेट मुझे अच्छी तरह ध्यान है 72 के आसपास, 70-72 के आसपास 80-85 रुपये होता था। और तनख्वाह भी जो कर्मचारी थे 100 रुपये के आसपास होती थी, यानी कि अपनी तनख्वाह में 1 क्विंटल गेहूँ खरीद सकता था कर्मचारी 1 महीने की तनख्वाह में। आज क्या स्थिति है,
आप किसी टीचर की लगा लो, आप किसी पटवारी की लगा लो, जो छोटे हैं कर्मचारी की लगा लो, कंडक्टर की लगा लो, पुलिस में सिपाही की लगा लो, किसी को भी 50,000 रुपये से कम सैलरी नहीं मिलती। हालांकि वो भी हमारे परिवारों से हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्हीं की वजह से अगर थोड़ी बहुत स्थिति किसान की सुधरी है तो वो इसीलिए सुधरी है कि उनके बच्चे थोड़े बहुत पढ़ लिए और वो छोटी छोटी सर्विसों पर चले गए। एक सवाल है, इंदिरा गांधी के टाइम में क्या था किसानों के लोग, किसान कैसा था? क्योंकि जो इंदिरा का टाइम बोलते हैं कि बहुत सॉलिड समय था, बहुत ही अच्छा समय था देश के लिए, तो किसानों के लिए कितना अच्छा था वो समय? देखिए, उनके सलाहकार इंदिरा जी जो थी, बोल्ड प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थी और देश गरीब था। उन्होंने नारा भी दिया था कि गरीबी हटाओ, देश बचाओ। बाकी धीरे धीरे कुछ लोगों ने उस कांग्रेस के टाइम में भी किसानों का अहित करना शुरू कर दिया था। पूंजीपति देश में तेज़ी से बढ़ रहे थे, क्योंकि देखो सब कुछ किसान की ही मेहनत से निकलता है ज़मीन से। वो चाहे मच्छी पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, ये पूंजीपति तो इस काम को करते नहीं। चाहे खेती का काम हो और चाहे छोटे मोटे और धंधे हों, वो सब किसान से ही हो के चीज़ें गांव देहात से निकल के आती हैं। और गांव में अमीरात नहीं है। इंदिरा गांधी ने उनके टाइम में संसाधन कंपनियां और जैसे ट्रैक्टर हैं, उनके यंत्र हैं, वो हमारे देखा देखी उस ज़माने में आ चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने काम नहीं किया, काम किया है। राजीव गांधी जी के टाइम में कंप्यूटर आया, नरसिम्हा राव जी के टाइम में उद्योग बहुत लगे देश में, और चौधरी साहब के टाइम में हमारे गन्ने के रेट बहुत अच्छे रहे। उसके बावजूद जो है जब नरसिम्हा राव जी की सरकार आई उसमें भी काम हुआ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। मगर इस सरकार ने, जब से ये सरकार आई, इसका अटल जी का टाइम कैसा था? अटल जी का टाइम बहुत नॉर्मल था, बहुत देश को सम्मान मिलता था, लोग उनकी नीतियों को पसंद करते थे। किसान भी उनसे संतुष्ट थे। उन्होंने देश में वो सबको साथ लेकर चलते थे। वो किसी जाति धर्म पे विशेष पे, जहाँ तक हमें अच्छी लगता है, उन्होंने कभी किसी जाति धर्म पे जो है अटैक नहीं किया। ये नया भारत, कुछ दूसरा भारत तैयार हुआ। पहले हम सब लोग किसान थे, हमारी कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, सब मिलजुल के गाँव में काम करते थे। अब पिछले 5-6 वर्षों से हम देखते हैं कि हमें इन्होंने जाति में बांट दिया, किसान भी जाति में बांट दिया। आज हमारे पास अनाज लगभग 1 लाख करोड़ टन गेहूँ, मुंजी, दाल, दलहन हमारे पास प्लस है, जिसको हम निर्यात कर सकते हैं। गन्ने की खेती में चीनी इतनी पैदावार कर दी किसान ने कि देश जब चाहे जब निर्यात कर सकता है। अब जैसे ये कहा कि भाई कंपनियां आएंगी, हम मानते हैं कंपनियां आएंगी, हम गन्ने के किसान हैं, हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्रियाँ प्राइवेट लगी हुई हैं, और आप शायद ताज्जुब मानोगे, करीब अब भी 15,000 करोड़ के आसपास गन्ने का पेमेंट बकाया है। पिछले साल का करीब 6,000 करोड़ बकाया है। 7-8 हज़ार करोड़ रुपए इस वर्ष का किसानों का फैक्ट्रियों पर हो चुका। अब आप ये देखिए, इसको एक कंपनी मान लो आप, ये क्रय केंद्र लगाती है अपने, जो जिसको हम कांटा बोलते हैं, अपनी मर्जी से हर गांव में लगाती है। जो फैक्ट्री चाहती है उस गांव में लगा देती है, जब चाहती है हटा देती है। जब गन्ना ज़्यादा होगा कांटा हटा लेंगे, जब गन्ना कम दिखाई देगा तो सब कांटा लगाना शुरू कर देंगे गांव में। इसके बावजूद घटतोली चलती है, 2-3-4% पे किसान को, ये कर्मचारी इनके मिल के शुगर फैक्ट्रियों के कर्मचारी 2-3% पे कांटा बंधवाते हैं। उसको भी किसान देखती है, आंखें खून का घूंट पी के गन्ना तोलता है। क्यों ले कहाँ जाए, कंपनी को देना है, मिल को देना है, मिल कंपनी है हमारे यहाँ। इसके बावजूद अपने मन से ये गन्ना बुआते हैं, जिस बीज को चाहते हैं उसको लेना बंद कर देते हैं। जिस बीज में प्रोडक्शन होगी, रिकवरी ज़्यादा होगी, उसको लेके आएंगे। पैदावार कम रही तो किसान का दोष, पैदावार अच्छी हुई तो बीज हम लेके आए थे। आप ये बताइए मुझे, कितनी सरकारें आ चुकी, गन्ने का भुगतान क्यों नहीं कराते? हाई कोर्ट के आदेश हैं 14 दिन में भुगतान कराने के। जब 14 दिन में हाई कोर्ट भी भुगतान नहीं करा सके इन पूंजीपतियों से, हम इन्हें कंपनी मानते हैं? सरकार हमें बेकारी है अब कि कंपनियां आएंगी। कंपनियां तो हमारे पे पहले से बैठी, कंपनियां आएंगी मानते हैं हम। मिल भी तो एक कंपनी मालिक का ही है, वो हमारा गन्ना नहीं भुगतान करता किसी भी समय, हर साल का पेमेंट जो है रोक के बैठ जाता है।
तो आप ये बताइए, जब कोर्ट के कहने से या सरकार के कहने से पूंजीपति इनके कब्जे में नहीं आ रहे, एसडीएम के कहने से आ जाएंगे। कोर्ट से हमारा अधिकार छीन लिया कि भाई किसान कोर्ट नहीं जा सकता। दूसरी बात, एक सिस्टम है देश में कि भाई आप किसी चीज़ का स्टॉक इतना कर सकते हो, लिमिट है, वो लिमिट हटा दी। किसान कभी स्टॉक करता है क्या? किसान तो अपना 3-3 कुंटल, 4-4 कुंटल, 2 कुंटल, 100 कुंटल, 50 कुंटल अनाज बेचारा मंडी में बेच आवे, या कोई उनके पास आ जाता है, अड़ोसी पड़ोसी जो जिनके पास अनाज नहीं है वो खरीद ले जा। आप ये बताओ, अगर बाहर से कोई कंपनी आ गए किसान से गेहूँ खरीदेगी, आलू खरीदेगी, बाजरा खरीदेगी, ये 3 दिन में कहते हैं वो चेक दे के चला गया कर्नाटक, कौन पेमेंट कराएगा? एसडीएम। एसडीएम तो मैं बचपन से वाकिफ़ हूँ। एसडीएम तो अगर 2 भाई अपनी ज़मीन के बंटवारे की एप्लीकेशन दे दें ईमानदारी से कि हमारा मुश्तरका खाता है, अलग अलग कर दीजिए, हमारी डोलबंदी करा लीजिए, एसडीएम तो 6-6 महीने नहीं जाता। आज एप्लीकेशन निकालो, हर एसडीएम के पास 2-2 हज़ार एप्लीकेशन पड़ी हैं किसानों की। और उस टाइम तो अगर किसान की जिम्मेदारी उसको भुगतान की करा दी तो 2 करोड़ एप्लीकेशन हो जाएंगी एक ही पहले ही साल में, उसके बाद 10 करोड़ हो जाएंगी। चेक बाउंस होने का 3 महीने का टाइम है, कितने दिन में समाप्त हो जाता है? मैं बता दूं आपको, 8-8, 10-10 साल हो गए चेक बाउंस के केस चलते चलते। और किसान तो हर किसान वहाँ जाएगा क्या एसडीएम के पास कि मेरे 3 कुंटल गेहूँ लिए, मेरे से 100 कुंटल बाजरा खरीद लिया, मेरे से 50 कुंटल मक्का खरीद लिया? जा ही नहीं सकता। हमें तो थोड़ी तो ज़रूरत पड़ती है सरसों के बीज की, थोड़ी ज़रूरत पड़ती है बरसम के बीज की, ज्वार के बीज की, फिर पैदावार करके उसको बेचते हैं। अब जोत जो है, आप ताज्जुब मानोगे, करीब जहाँ तक मेरा अंदाजा है देश में 80% किसान 1 हेक्टेयर के आसपास का है। 1 हेक्टेयर के आसपास का। देखिए कमाल की बात, अगर वो अपनी ज़मीन, और एक चीज़ और देखो, किसान अपने खेत में काम करके 10 आदमियों को रोटी खिला सकता है, और एक कंपनी पे अपना परिवार का पेट नहीं भरा जा रहा। ये तो कुदरत ने हमारे साथ इंसाफ कर रखा है कि इस दिमाग के पीछे इन पूंजीपतियों के हाथी का पेट नहीं लगा। ये तो खुदा का, परमात्मा का शुक्र है बहुत बड़ा। अगर हाथी का पेट इस दिमाग के पीछे इन पूंजीपतियों के होता तो गांव के गांव, शहर के शहर डकार जाते। अब इनकी नज़र ज़मीन पर आ गई। ये तो बहुत छोटा सा पेट दिया, 1 किलो सारा दिन में भोजन करके, फल खा के, दूध पी के 1-1.5 किलो राशन पूरे दिन बहुत रहता है। जब इन पूंजीपतियों का पेट नहीं भर रहा, कमाल की बात, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन्हें चाहिए, इन्हें बढ़िया हवाई जहाज़ चाहिए, इन्हें बढ़िया पानी के शिप चाहिए, इन्हें पूरे बंदरगाह चाहिए, बिजली पे इनका पूरा कब्जा होना चाहिए, इनका हॉस्पिटलों पे कब्जा होना चाहिए, इनका जितनी आम आदमियों को जिन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है उस पर पूरी पे कब्जा करके, और जब इनका पेट भरेगा, अरे किसान को देखो, 10 बीघे ज़मीन में 10 आदमियों का पेट भरता है, तुम्हारे हर बंदरगाह तक खाना पहुंचता है, उसका पैदावार किया हुआ, हर जगह चावल पहुंचता है, हर जगह बाजरा पहुंचता है, हर जगह मक्का पहुंचती है। आप तो बैठ के वहाँ गरम गरम चपाती छोटी छोटी बैठ के खाते हो। किसान को देखो, वो कितनी मेहनत करके सुबह 5 बजे उठता है, अपने पशुओं को चारा करके खेत में जाता है, वहाँ अपने नौकरों के साथ, उनके परिवार के सदस्यों के साथ, उनके दुख में सुख में, छोटे छोटे काश्तकार भी जो उनके पास काम करते हैं, उनकी शादियों में मदद करते हैं। किसी को कपड़े की ज़रूरत है, कपड़ा देते हैं, किसी को और सामान की ज़रूरत है, हम चंदा इकट्ठा करके किसी बीमार की मदद करते हैं, किसी का मकान नहीं है उसका मकान बनवाते हैं गाँव में। इन पूंजीपतियों को देखो, ऐसे ऐसे बिरले पड़े हैं देश के, इन्हें नहीं बनानी चाहिए थी आपदा में। गरीबों को इतने पैदल चले, इनसे पूछते तुम कहाँ कहाँ नौकरी करते हो, इनके मकान बनने चाहिए थे, इनके अच्छे स्कूल होने चाहिए थे, उसमें 50% बच्चे गरीबों के पढ़ने चाहिए थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए था गांव में, जिससे उनके बच्चे कम से कम ज़िले तक पहुँचे। आदमी को काम है तो ज़िले तक पहुँचे। अब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे गाँव हैं पूरे प्रदेश में कि सरकारी बस नहीं पहुँचती, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, पशुओं के अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। अरे आप देश चला रहे, क्या चला रहे, समझ में नहीं आ रहा। जो काम करने के लिए आप सरकार में आए थे, आप कहते थे कि भाई हमें चलो 15 लाख से उससे कोई वास्ता नहीं, हमें अपनी फसल का रेट दे दो, हम इस देश को दुनिया में ये कहलवा देंगे हिंदुस्तान जैसा देश नहीं है। अरे जिसे एमएसपी पे जो आपको खरीदना है खरीदिए, पर उन पूंजीपतियों को भी कहो कि एमएसपी से कम अगर खरीदोगे तुम्हारी सज़ा हो जाएगी। आप कहते थे मैं चौकीदार हूँ देश का, इतना विश्वास किया हम लोगों ने आप पे, आप 2 आदमियों के चौकीदार होकर रह गए। अरे देश आपकी तरफ को देखता था, किसान का भला होगा, मजदूर का भला होगा,
आपने कहा गांव में मकान बनवाएंगे, आप पूछो ना अपने अधिकारियों से जाके बाथरूमों की हालत क्या है जो बाथरूम बनाए थे, क्या उन सिलेंडरों की हालत है जो आपने दिए थे, क्या गैस भरवा सकता है किसान गरीब आदमी? उसकी स्थिति नहीं है। आप पता करो, वास्तविकता से अवगत हो। अभी जो वर्तमान स्थिति है किसानों की, तो वो क्या अभी जो बिल है, एक तो बिल है कि ये 3 काल जो बिल अभी पास हुए हैं सरकार के द्वारा, इनको वापस लिया जाए। तो अगर हम बिल को साइड भी कर लेते हैं कि चलिए ठीक है बिल भी नहीं है, क्या सिचुएशन है फिर किसानों की? देखिए, सरकार भी वाकिफ़ है, इनके जितने मंत्री हैं वो भी वास्तव में वाकिफ़ हैं। सच्चाई ये है कि अब सदन में किसान नेता जाने कम हो गए। सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है, अब पूंजीपतियों के खर्चे से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जाने लगे, सरकारें बनने लगी, किसान की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। स्थिति बहुत ख़राब है, वास्तविकता से ये सरकार अवगत नहीं है। अब ये लाखों आदमी जो बॉर्डरों पर पड़ा है, ये कोई शौक़ में नहीं पड़ा, ये दिल से आया, किसी के लाने से नहीं आया। ये जो आरोप लगाते हैं कि भाई कांग्रेस कर रही, कम्युनिस्ट कर रहे, माओवादी हैं, उग्रवादी हैं, अरे एक बच्चा इनका बॉर्डर पर खड़ा है तो एक बच्चा इनका खेत में खड़ा है। मैं यही कहूँगा कि उसकी वास्तविकता से आप लोग अवगत होइए, उसकी आमदनी बढ़ाइए, जिससे अपने बच्चों, देखो गुदड़ी में ही लाल पैदा होता है। मोदी जी कहते हैं मैं चाय बेच के यहाँ तक पहुँचा, अरे किसान तो सीना फाड़ के अच्छा बच्चा डॉक्टर बनता है, ईमानदार बनता है उसका बच्चा। जो गांव से आएगा वो भ्रष्ट नहीं होगा, वो उसके बाद भ्रष्ट होगा जब चकाचौंध देखेगा, वो आपकी सरकारों से भ्रष्ट होगा। गांव से आने वाला बच्चा पहले भ्रष्ट नहीं हो सकता। वो तो किसान का बच्चा, उसने तो अपने बाप को जूझते मरते थे क्या वहाँ, वो खुद जूझा मरा है वहाँ। बड़ी मुश्किल से गांव से बच्चा, आप देखो 8-8 10-10 किलोमीटर स्कूल जाके बच्चा पढ़ता है और फिर वो अपने माँ बाप की सेवा करता है। ये चीज़ आप जो है समझना चाहिए कि ये संघर्षशील किसान हैं। इतनी सर्दी में मैं कहूँगा स्मृति ईरानी जी को एक दिन बैठ के देखे धरने पे, इतनी ठंड में आए, यहाँ का खाना खाए, साधारण खाना है। यहाँ गांव में से दूध बाल्टियों से आ रहा, यहाँ गांव में से अनाज आ रहा, लड्डू बन के आ रहे, 10-10 कनस्तर गांव में से घी इकट्ठा करके लोग ला रहे। आप ये देखें, गरीब हम जरूर हैं पर हमारा दिल छोटा नहीं है। मोदी जी को मैं यही कहूँगा, आप देश के बहुत बड़े राजा हो, राजधानी पर राज कर रहे, देश पर राज कर रहे, इस गरीब किसान का, इस अन्नदाता का पता लें, इसकी वास्तविक स्थिति से अवगत हों। और इन कंपनियों का जो आप कह रहे हैं, ये कंपनियां तो बहुत पैसे वाली हो चुकी, इनका साथ छोड़ दें, एक बार इस गरीब का साथ दे के देखिए। ये देश लाल बहादुर शास्त्री जी को वैसे ही नहीं पूछते, चौधरी चरण सिंह जी को वैसे ही नहीं पूछते, ये इसीलिए पूछते हैं कि वो आज हमारे दिलों में बसते हैं। उन्होंने गांव को, गरीब को, किसान को, मजदूर को अपना सहयोग दिया। हालांकि देश उस टाइम भी गरीब था, उन्होंने जो हमारी मदद की, आप भी एक बार करके देखिए। ये सरकार किसान का एक बार मददगार बन के देखिए, जब आपको एहसास होगा कि गांव में किसान गरीब के अंदर भगवान बसता है। और आज अगर किसान यहाँ ठंड में परेशान है तो भगवान भी उसका साथ दे रहा। हमें ठंड नहीं लगती, हम तो बहुत ठंड में पानी चलाते हैं नहर का, खड़े हो जाएं अपने कपड़े निकाल के, हम एक बूंद पानी ख़राब नहीं होने देते, क्योंकि 1 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद दूसरे का नंबर है। अगर हमारा 2 मिनट भी पानी ख़राब हो गया तो उसको हम ख़राब मानते हैं। हम तो इतनी बचत करते हैं। मोदी जी को सोचना चाहिए, आज हम यहाँ ठंड में मर रहे, बारिश में मर रहे, हमारे बुज़ुर्ग 70-70, 80-80 साल के लोग, 40-45 लोगों शहीद हो चुके। आज फिर एक लड़के ने आत्महत्या की, वो भी किसी का किसान का बेटा था। ये बहुत दुखद घटना है, मोदी जी को सोचना चाहिए। नहीं तो जब किसान की आत्मा से श्राप निकलता है तो गद्दी तो बहुत दूर की बात है, कोमा में चला जाता है आदमी, बोल नहीं पाता। और वो दुख के दिन फिर याद आते हैं कि मैंने किन किन को परेशान किया। ये तो पूंजीपति हैं, देश के पूंजीपति रहेंगे। ये किसान इनके यहाँ का, इन्हें तो कपड़ों से भी बदबू आती है किसान के। आप किन का साथ दे रहे? मेरा यही कहना है कि आप बुद्धिजीवी लोग हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर बने और आप त्याग करके देखिए, अपना मन बड़ा करके देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा देश में। इन किसानों को परेशान ना करें, किसान बहुत आहत है। ये दुखी मन से यहाँ बॉर्डरों पर पड़ा, यहाँ कोई 4 घंटे भी समय नहीं काट सकता कोई एसी में रहने वाला। ठीक है दोस्तों, ये अशोक चौधरी जी किसान नेता जिला शामली से हैं और तमाम बातें आपने सुनी कि अभी तक आज़ादी से लेकर अब तक किसानों ने क्या क्या फेस किया है, क्या क्या सहन किया है। बड़ी ही मुश्किल से वो अब
वर्तमान भारत में अपने आप को संभाल पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल वही हैं और उनके जवाब भी वही हैं कि जो 3 कानून सरकार ने पास किए हैं वो किसान मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं गलत हैं, और अब जो इतने अच्छे लेवल पे जो कृषि आ चुकी है वो कहीं ना कहीं किसान को ही बर्बाद कर देगी। और उसका जो भविष्य है, जिसको सोचकर वो रात में जगता है, दिन रात ठंड हो या बारिश हो, लगातार अपने आप को सक्रिय रखता है खेती करने के लिए, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।